गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 6 में हम क्या पढ़ रहे थे? जीआईटी एजेंट पढ़ रहे थे। उसमें आपने एसिडिफायर्स पढ़ लिया है ना। एसिडिफायर्स क्या होते हैं, कौन कौन से उनके क्लासिफिकेशन होते हैं। अमोनियम क्लोराइड पढ़ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ लिया। आज हम क्या नया चैप्टर शुरू करेंगे? एंटा एसिड। मतलब उसी में एक आपका पार्ट है क्या, एंटा एसिड। और फिर उसका आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर हो गया, ठीक है। सबके बारे में हम जानेंगे। चलो पहले देखते हैं क्या होता है। देखो एंटा एसिड क्या होता है तुम्हारा। हाँ, क्या कहता है कि एंटा एसिड्स आर कंपाउंड यूज न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा एसिड इन द स्टमक। मतलब कि जब आपके स्टमक में क्या होता है, एक्स्ट्रा एसिड की प्रेजेंस हो जाती है, तो उसको क्या करता है, ये न्यूट्रल करने का काम करता है। ना उसको कम करता है ना ज्यादा करता है, सीधा क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। फिर कहता है कि टू मच एसिड कैन कॉज अल्सर्स एंड कैन स्टॉप पेप्सिन। क्या कहता है कि जब आपके स्टमक में मतलब पेट में अगर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिड की प्रेजेंस हो जाती है, तो उसके वजह से आपके पेट में क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। अल्सर मतलब, अल्सर का मतलब, हाँ बोलो क्या होता है अल्सर का मतलब। अब ये मत बोलना कि अल्सर का मतलब नहीं पता। क्या हो जाता है? पत्थर नहीं होता। क्या हो जाता है? अल्सर का मतलब क्या होगा, स्टमक में क्या हो जाएगा आपके, जैसे एक होता है ना कि जैसे तुम्हारे फेस पे दाने निकल जाते हैं, घाव टाइप्स का हो जाता है, वैसे ही वो भी क्या होता है अल्सर, वैसे ही वाउंड टाइप का होता है कि जो कि कहाँ होता है, आपका स्टमक में होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि एंड कैन स्टॉप पेप्सिन। पेप्सिन का क्या करता है कि स्टॉप करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है आपका, डाइजेस्टिव इंजाइम। मतलब कि कोई चीज जब आप खाते हो तो क्या करता है, उसको वो पचाने का काम करता है। अब मान लो कि वो क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा, तो ये क्या होगा, जो भी आप फूड मतलब लोगे तो वो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। मतलब इन सब एक तो आपका पेप्सिन को क्या करेगा, काम करने से रोक देगा। दूसरा क्या कहता है कि इसके वजह से आपको पेन हो सकता है और अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। तब जब एक्स्ट्रा एसिड आपके स्टमक में हो जाए तो, ठीक है। फिर कहता है कि द स्टमक नॉर्मली हैज पीएच बिटवीन 1 to 7। जो स्टमक का पीएच होता है वो 1 से लेके 7 तक के बीच में रहता है आपका, ठीक है। अब देखो कहता है कि पीएच 1 कब रहता है, व्हेन एम्प्टी, मतलब कि वेरी एसिडिक। मतलब कि जब आपका स्टमक जो रहता है वो क्या होता है, एम्प्टी रहता है, ठीक है। तो उस टाइम आपके स्टमक का पीएच क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर कहता है कि पीएच क्लोजर टू 7। मतलब कि जब आपने जैसे कि ड्रिंक वगैरह मतलब पानी वगैरह पियोगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करोगे, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे पीएच ग्रो करता है, ठीक है। और जब आप प्रॉपरली खाना वगैरह खा लोगे तो उसके बाद आपका पीएच क्लोजर टू किसके आ जाता है, 7 के आसपास आ जाता है। तो क्या हो जाता है वो, लेस एसिडिक। मतलब कि जब आप खाली पेट में रहते हो तो उस टाइम क्या होता है कि एसिड का बनने का चांसेस और ज्यादा रहता है ना। तो इसीलिए क्या आता है कि हम सुबह उठते ही नाश्ता लेते हैं सबसे पहले है, उसके बाद फिर दोपहर में लंच लेते हैं, फिर शाम में अपना थोड़ा बहुत नाश्ता करके रात में डिनर लेते हैं ना। तो इसीलिए हम अपना स्टमक को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खाली पेट में एसिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब पता चला, ठीक है। और जब आपका मतलब कि जब आप खाना खा लेते हो तो वो जो आपका होता है धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाता है। अब जब पीएच बैलेंस हो जाएगा तो एसिडिटी जो है अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि द एसिडिटी इज ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक। अब कल आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा था। क्या कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक के वजह से ये एसिडिटी आपके स्टमक में होती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हमेशा आपके स्टमक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर कहता है कि टू मच एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी। मतलब कि हाइपर का मतलब ज्यादा और एसिडिटी का मतलब एसिड, आपको पता ही है। तो जब आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, आपको हार्ट बर्न होगा, गैस्ट्राइटिस होगा और पेप्टिक अल्सर होगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि हार्ट बर्न में क्या होगा, एसिड एंटर्स द फूड पाइप
मतलब ऑइसोफेगस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम ये ले लो, एक तरह से स्ट्रक्चर मान के चलो, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो हार्ट बर्न के कंडीशन में क्या होता है, फूड पाइप आपका कौन सा होता है, आहार नल जिसको कहते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड कहाँ पे एंटर कर जाएगा, यहाँ। ये आपको दिखा रहा है, ये जो रेड रेड दिखा रहा है वो एसिड को ही दिखा रहा है कि इस पार्ट पे आपका क्या होगा, ऑइसोफेगस जो आपका फूड पाइप है, इस पार्ट पे आपका क्या होगा, यहाँ पे एसिड जम जाएगा। तो उस केस में आपको क्या होगा, हार्ट बर्न होगा। मतलब अगर ऑइसोफेगस में अगर एसिड का जमाव रहा है तो उस केस को हम क्या कहेंगे, हार्ट बर्न कहेंगे, ठीक। फिर दूसरा क्या कहता है आपका, गैस्ट्राइटिस में क्या होगा आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। जो स्टमक लाइनिंग होगा उसमें क्या होगा आपको, गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है। फिर तीसरा कहता है आपका पेप्टिक अल्सर, स्मॉल इरोजन सोर्स इन स्टमक और इंटेस्टाइन। जैसे देखो कभी कभी मुंह में छाले पड़े हैं, जख्म टाइप का बन जाता है पूरा लाल लाल एकदम, है ना। उसी तरह का कहाँ आपका स्टमक में हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो ये दाना दाना, ये दाना दाना, ये सब इसी को क्या कहते हैं हम, पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक हो गया मतलब स्टमक का, और अल्सर हो गया मतलब सोर्स वगैरह जो भी आपके हो गए, ये छाले वगैरह, ठीक है। तो ये आपके कहाँ हो जाएंगे, स्टमक में। तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब है, देखो एंटासिड अगर इधर पर हो तो कहता है कि कंपाउंड यूज न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड। मतलब जो भी आपके बॉडी में, सॉरी स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड है उसको ये क्या करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है, ठीक। फिर कहता है कि अब इसका प्रॉब्लम क्या क्या होता है, तो पेन, अल्सर और इनएक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को क्या कर रहा था, रोक रहा था, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, पेप्टिन जो एक्टिव रहता है जिससे हम हमारा डाइजेशन होता है, उसी को वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब देखो इसने कहा कि 3 केसेस होते हैं, अगर टू मच अगर स्टमक में आपके एसिड हो गया तो 3 केस होता है। हार्ट बर्न जो फूड पाइप में मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एसिड का अटैक हो जाता है, ठीक। फिर दूसरा आपका है गैस्ट्राइटिस, मतलब स्टमक के लाइनिंग में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, तीसरा पेप्टिक अल्सर, जो स्टमक होता है उसमें क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं, थोड़े जख्म टाइप से हो जाता है, वैसे ही वो कहाँ हो जाएगा, स्टमक में हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो ये सारे एंटासिड्स हैं जो कि आपके क्या है, मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिया है, एक च्यूएबल टैबलेट, मतलब ये टैबलेट कौन सा होगा, जैसे मतलब कि आप कोई चीज को नाम, जैसे डाइजीन खाए हो कभी, डाइजीन टैबलेट होता है जिसको हम खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाते हो ना, ठीक है, वैसे ही इसको हम खाते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम पानी के साथ निगल नहीं जाएंगे, ठीक। इसको आराम आराम से खाएंगे, आराम आराम से खाएंगे, ठीक है, जैसे चॉकलेट को खाते हो, ठीक। फिर एक कौन सा फॉर्म आपका इसका प्रेजेंट है, टैबलेट का, मतलब टैबलेट फॉर्म में भी प्रेजेंट है आपका, जिसका नाम है क्या, पेंटाप्राजोल, ठीक। फिर कहता है कि ये पाउडर के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये तो सबको पता होगा, इनो सबको पता होगा ना, सब पीते हो, कुछ भी हो तो इनो ले आओ, गैसो फास्ट ले आओ, है ना, ये हो गया। फिर कैप्सूल के फॉर्म में भी ये क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर कहता है आपका किस में प्रेजेंट होता है, ये सस्पेंशन के फॉर्म में भी। सस्पेंशन आपका क्या होता है, सस्पेंशन कौन सा डोजेज फॉर्म है, बाइफेजिक है, मतलब उसमें 2 फेज होंगे, ठीक है। अब हम उसको यूज करने से पहले क्या करते हैं, सेक करते हैं। तो ये मान लो कि एक तरफ से आप मान के चलते हो कि जैसे सिरप वगैरह आता है उस तरह के से आपका रहेगा। तो समझ गए कौन कौन से फॉर्म में रहता है एंटासिड, मतलब कि 2 टैबलेट के फॉर्म में, जिसको एक आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे हाँ। और फिर क्या कहता है, एक नॉर्मल टैबलेट जो आप पानी के साथ लेते हो। फिर किस में रहता है, पाउडर के फॉर्म में, पाउडर जो इनो आप पीते हो पानी में डाल के, ठीक। फिर तीसरा क्या है, कैप्सूल, कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है और सस्पेंशन के फॉर्म में भी आता है, ठीक। यहाँ तक ये समझ में आ गया। ये सब प्रोडक्ट इसलिए मैंने डाले क्योंकि ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक। और इनो तो सबने देखा है ना। फिर आपका क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक मतलब अपना हम सही हैं, सेफ हैं, उसके लिए क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, है ना। तो इसमें कहता है कि इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल बिकॉज इट मे कॉज सिस्टमिक अल्कलोसिस ऑन गेटिंग एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली। क्या कहता है कि अब देखो पहले तो ये समझो कि सिस्टमिक क्या होता है और नॉन सिस्टमिक क्या होता है। सिस्टमिक क्या होता है आपका, जो एक्ट ऑन द होल बॉडी,
बाय ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में जाता है। नॉन सिस्टमिक क्या होता है, जब आप लोकली मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या करते हो, आप उस चीज को अप्लाई करते हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टमिक। तो क्या कहता है कि ये इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल, मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट में कॉज सिस्टमिक अल्कलोसिस। अब सिस्टमिक अल्कलोसिस होगा, अल्कलोसिस का अल्कली का मतलब ये, अगर मतलब इसकी अकाउंट आपकी इसकी क्या होगी, प्रेजेंस किस में बढ़ जाएगी, आपके बॉडी में, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, ऑन गेटिंग एब्जॉर्ब सिस्टम, अगर ये सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होगा ब्लड के थ्रू, तो ये कहाँ होगा, बॉडी में आपके बेस की जो प्रेजेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, सिस्टमिक एब्जॉर्बेंस इसमें नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर सोख लेना, और नॉन एब्जॉर्ब मतलब कि नहीं सोखे, ठीक है, तो ये हो गया। तो कहता है कि इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है, नहीं होगा, नॉन एब्जॉर्बेबल होगा, मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक। लेकिन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके वजह से आपको क्या हो सकता है, सिस्टमिक अल्कलोसिस, ठीक है। अब इतना याद रखना, सिस्टमिक का मतलब होता है होल बॉडी, और अल्कलोसिस का मतलब है जहां बेस आ गया, ठीक। तो उसका कहता है कि ऑन गेटिंग एब्जॉर्ब, अगर आपके सिस्टमिक पे ये एब्जॉर्ब हुआ तो इसके वजह से आपको क्या हो सकता है, अल्कलोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। क्या कहता है, इट शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन। अब हम एंटासिड ले रहे हैं और वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन सबको पता है ना, क्या होता है, कब्ज, ठीक है, मान के, हाँ चलो कब्ज। तो उसके वजह से अगर कब्ज हो रहा है तो हाँ वो एक आइडियल प्रॉपर्टी नहीं हुई ना। फिर कहता है इट शुड एक्ट रैपिडली फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड। क्या कहता है कि फास्ट, इसका मतलब कि जो इफेक्ट होना चाहिए वो जल्दी होना चाहिए और लंबे टाइम तक होना चाहिए, ठीक। फिर कहता है इट पीएच शुड लाई विद इन द रेंज ऑफ 4 to 6। अब क्यों, स्टमक का पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच क्या बोल रहा है कि 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ताकि ना ज्यादा एसिडिक ये ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर मान लो कि इससे ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए 4 से 6, और 7 पे अगर जाता तो न्यूट्रल हो जाता, है ना, इसीलिए 4 से 6 के बीच में इसको रहना चाहिए, ठीक। फिर कहता है कि इट शुड नॉट प्रोड्यूस टू मच गैस व्हेन रिएक्टिंग विद स्टमक एसिड। जब स्टमक एसिड मतलब क्या हो गया, HCl, क्योंकि ये हमेशा इसमें प्रेजेंट रहता है ना। तो क्या कहता है कि इस जो आप ये क्या कहते हैं, ये जो आप लेोगे क्या, एंटासिड, ठीक है, वो ज्यादा गैस प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। अब हम जिस गैस से छुटकारा पाने के लिए उसको खा रहे हैं, अगर वो भी गैस प्रोड्यूस करेगा तो फिर वो अच्छा प्रॉपर्टी हुआ उसका, नहीं हुआ। अब प्रॉपर्टी गैस और ना ही क्या करे, वो जाके स्टमक एसिड के साथ रिएक्ट करे, ठीक, क्लियर है। स्टमक एसिड कौन सा होता है, HCl होता है, और लोग है क्या आप, एंटासिड। अगर दोनों आपस में क्या करने लगे, अब तुमने इनो लिया, ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते, इनो लिया, ठीक है, अब तुम्हारे स्टमक में प्रेजेंट है पहले से HCl, अब जाके दोनों आपस में रिएक्ट करने लगाएगा, उससे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगा, तो उससे हमारा नुकसान है ना। तो ये आइडियल प्रॉपर्टी नहीं होगा। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होगा कि वो रिएक्ट ना करे, जो उसका काम है सिर्फ वो करे, है ना। फिर कहता है कि इट शुड स्टॉप, मतलब कि जिसको आप क्या कहते हो, इनहिबिट भी कहते हो, द एक्शन ऑफ पेप्सिन, मतलब कि इट्स क्या कहता है कि इट शुड इनहिबिट, मतलब क्या करता है, ये पेप्सिन का रोक देता है। क्या कहता है, इट शुड स्टॉप द एक्शन ऑफ पेप्सिन। क्या कहता है कि अगर ये पेप्सिन के को स्टॉप करता है तो ये भी एक आइडियल प्रॉपर्टी नहीं होगा ना। फिर क्या, अगर पेप्सिन को ही रोक देगा तो डाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए पेप्सिन के क्या कहते हैं उसको, एक्शन को नहीं रोकना चाहिए इसको, ठीक। फिर कहता है आपका इट शुड नॉट इंटरफेयर विद फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन अब पेप्सिन के साथ अगर ये करेगा छेड़खानी तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके साथ हो ही जाएगा, है ना। तो कहता है कि फूड के साथ फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर कहता है इट शुड बी टेस्टी एंड, सस्ता भी हो और स्वाद भी अच्छा हो ताकि लोग उसको ले। अब जैसे मान लो कि तुमने देखा एक च्यूएबल टैबलेट है ना, अगर उसका टेस्ट नहीं होगा तो क्यों उसको चबाएगा, चबाओगे तो उसके लिए उसमें फ्लेवर ऐड किया जाएगा, ठीक है। और चीप मतलब अगर ज्यादा महंगा हुआ तो आम आदमी उसको नहीं खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। तो इसलिए ऐसा चीज होना चाहिए जो सस्ता भी हो और टेस्टी भी हो, ठीक है।
फिर आपका कहता है, ये समझ में आ गया। पेप्सिन, देखो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, स्टमक दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। और जब कोई चीज आपके बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तभी तो डाइजेशन शुरू होगा ना, है ना। अब कोई चीज आप जैसे पूरा मतलब मान लो खाया तो वो पूरा तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता ना, उसमें से टूटेगा, टूट के जितना एब्जॉर्ब होना होगा, डाइजेस्ट होना होगा, अदरवाइज वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे क्या है, आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसका एंटासिड का। ठीक, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमिक, मतलब डायरेक्टली होल बॉडी और ये लोकल, मतलब पर्टिकुलर जगह पे एक, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, पूरे कहाँ से, ब्लड के थ्रू, ठीक है। आप कहता है कि दीज सिस्टमेटिक एंटासिड होता है, दीज डिजोल्व इजिली आर एब्जॉर्ब्ड क्विकली, मतलब डिजोल्व भी हो जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एंड कैन चेंज बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कॉज अल्कलोसिस। ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक एंटासिड था, क्या कहता था, नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब किया तो सिस्टमेटिक एल्कलोसिस होगा। यही चीज इसने यहाँ भी बोला है कि अगर सिस्टमेटिक एंटासिड आप लेते हो तो वो डिजोल्व तो इजीली हो जाएगा, डिजोल्व एब्जॉर्ब भी क्विकली हो जाएगा जल्दी, और क्या होगा, बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसको भी चेंज करेगा, लेकिन साथ साथ में और क्या करेगा, अल्कलोसिस भी करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एग्जाम्पल होगा। अगर आप इसको लेते हो तो इसके वजह से आपको ये भी हो सकता है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर कहता है नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड, अब कहता है कि दे आर नॉट एब्जॉर्ब टू मच, so they don't affect the body as whole। ठीक, क्या कहता है कि ये अफेक्ट नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होता है, और एंटासिड का प्रॉपर्टी यही होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल, मतलब एब्जॉर्ब ना करे। तो आपके लिए कौन सा एंटासिड सही है, ये वाला सही है ना। तो कहता है कि दे एब्जॉर्ब्ड, तो मतलब कि दे आर नॉट एब्जॉर्ब मच, मतलब कि पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा, जितना जरूरत होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। फिर कहता है कि इसीलिए वो क्या करेंगे, आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब भाई मेरे को पेट में का दर्द है तो हम उसी के लिए ना दवाई खाएंगे, कि पूरा शरीर के लिए थोड़े खा लेंगे। अगर पूरे शरीर के लिए खाओगे तो उसका साइड इफेक्ट भी झेलो, है ना। फिर कहता है आपका, इसका एग्जाम्पल लिया है एल्यूमिनियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, क्या है, सोडियम कार्बोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके लिए एक तरह से मान लो कि चलो सेफ एंटासिड्स हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपको एल्कलोसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, यही प्रेफर करेंगे। ठीक है, आगे से जब खरीदो ऐसी चीजें तो इसमें कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि ये है या नहीं। कहीं सोडियम का बाइकार्बोनेट वाला दे दिया, चले थे एसिड को ठीक करने, यहाँ बेसिसिटी बढ़ गई है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिटेशन होगी, क्या होगी, लिमिटेशन भी होती है कि नहीं होती है, कोई चीज की लिमिटेशन होती है कि उसकी क्या क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डू नॉट यूज एंटासिड फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए आप एंटासिड को यूज मत करो, कि आप करोगे तो वो क्या करेगा, हार्मफुल होगा। अब देखो क्या होता है ना कि कभी कई बार होता है ना कि अगर आप तुम नॉर्मल चीजों में भी अगर कुछ दवाइयाँ खाने लगते हो, जैसे हेडेक हुआ, पेट में दर्द हुआ, या फिर मतलब हल्का सा बुखार है, अब तुमने क्या किया तुरंत में, देखो बुखार तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है ना, वो जितने भी तुम्हारे बॉडी के क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे लड़ता है वो, है ना। तो अब तुम क्या करते हो, तुरंत में दवाई खा लेते हो जाके, है ना। एक टाइम आएगा जब वही पैरासीटामोल तुम्हारे, जब तुमको बुखार लंबे टाइम के लिए हो जाएगा, वो नहीं करेगा उसकी, मतलब क्योंकि उसको तुम्हारे को आदत हो गया है, तुम्हारे बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है, उसके लिए वो नॉर्मल हो गया, वो काम नहीं करेगा। फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए डोज बढ़ाया जाएगा, वो डोज तुम्हारे बॉडी के लिए सही नहीं है ना। जो ह्यूमन की डोज होगी वही ना तुम्हें पड़ेगी, जो एडल्ट की डोज होगी वही पड़ेगी, है ना। तो क्या कहता है कि किसी भी चीज को हम लंबे टाइम के लिए यूज ना करें। जब हमको अगर सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे गैस है, ठीक है हम चले थोड़ा बहुत वॉक किए, थोड़ा सा अपना वो डाइजेशन क्या कहते हैं अपने आप हो जाएगा, वॉक कर लिए थोड़ा सा, है ना। दौड़ेंगे नहीं, खाने के बाद दौड़ते नहीं है, क्या करेंगे, हल्का हल्का वॉक कर लेंगे, ठीक है, उससे नॉर्मल हो जाता है। अब तुरंत में हम बैठ गए पेंटाप्राजोल निकाल के, ठीक है,
रेविप्राजोल निकाल के कि हाँ चलो अब तो एकदम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। वो सब चीजें क्या होती है, अच्छी नहीं होती, ठीक। तो इसलिए कहता है कि कंटिन्यूअस यूज हार्मफुल होता है, इसीलिए मत करो, लंबे समय के लिए यूज मत करो, ठीक। फिर दूसरा कहता है आपका नॉट सेफ इन किडनी पेशेंट, एंटासिड किडनी पेशेंट के लिए सही नहीं है। जो किडनी से ग्रसित आदमी है उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो एंटासिड ना ले, ठीक। फिर कहता है कि एंटासिड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी मेडिसिन। क्या कहता है, जब आप एंटासिड लेते हो तो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जिनका वो एब्जॉर्प्शन क्या कर देता है, कम कर देता है ना। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, मतलब एंटीबायोटिक होता है, ठीक है आपका, तो उसका जो आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन पावर होगा, उसको एंटाई से अगर इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगे तो वो इसका कम कर देगा, ठीक। फिर कहता है कि लेस एब्जॉर्ब विद कैल्शियम एल्यूमिनियम, मतलब टेट्रासाइक्लिन के अंदर ये सब आते हैं आपके, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो होता है उसके अंदर ये कॉमन सॉल्ट्स आते हैं आपके, कौन कौन से, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंटासिड, ठीक है। तो इन सब का क्या करेगा, आप घटा देगा, ठीक। फिर दूसरा आओ डिजॉक्सिन, आइसोनियाजिड, फेनोटोइन और वारफरीन, ठीक है। कहता है लेस एब्जॉर्ब विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, ये सब जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के साथ एब्जॉर्ब बहुत कम होते हैं, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक। फिर कहता है कि एंटी कोलिएनर्जिक, फिनोथायाजिन, आयरन सप्लीमेंट्स, एब्जॉर्बेशन इम्पेयर्ड बाय एंटासिड, ये इसको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा अगर आप एंटासिड को कॉम्बिनेशन में लेते हो तो, ठीक है। तो ये होगा, आप कहता है कि एंटासिड चेंज ड्रग एक्सक्रीशन, क्या कहता है कि ये तो ठीक है कि मतलब उसने ड्रग मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस किया, ठीक। दूसरा उसका क्या है, एंटासिड चेंज ड्रग एक्सक्रीशन, जो ड्रग आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा उसको भी क्या कर सकता है, ये चेंज करने का काम कर सकता है। कैसे, एसिडिक ड्रग लाइक सैलिसिलिक एसिड एक्सक्रीटेड फास्टर, एंटासिड के कॉम्बिनेशन में अगर आप ले लो तो वो ड्रग क्या होगा, फास्टली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर कहता है कि बेसिक ड्रग जैसे एम्फिटामिन एक्सक्रीट स्लोअर, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या करता है, बहुत भारी इफेक्ट डालता है आपका, ठीक है। अगर आप एसिडिक ड्रग लेते हो जैसे सैलिसिलिक एसिड तो वो क्या करेगा, एक्सक्रीट बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर क्या कहता है, बेसिक लोगे तो लो होगा, ठीक। अब जैसे कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि एंटासिड शुड नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करोगे तो वो क्या करेगा, जो आप दवाई अदर मेडिकेशन लोगे उसका भी एब्जॉर्प्शन वो घटा देगा। अब उसको तो घटाएगा ही, प्लस में एक्सक्रीशन रेट को भी क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। जैसे एसिड वाला ड्रग लोगे तो उसको फास्टली एक्सक्रीट कर देगा और जो बेस वाला लोगे उसको स्लो करेगा, ठीक। फिर जैसे इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका, जैसे कौन कौन सा आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, कैल्शियम कार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब आपके एंटासिड के क्या है, एग्जाम्पल हैं। और ये वाला क्या था आपका, सिस्टमेटिक वाला, है ना, और ये सारे क्या थे, नॉन सिस्टमेटिक, ठीक। तो ये एग्जाम्पल पर हो, कल हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। क्या समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत भी था नहीं ना, क्लियर है, चलो ठीक, थैंक यू।